हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक फ्रेश वीडियो में, एक नई वीडियो में जिसमें हम प्रीव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं दिल्ली वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मैच के बारे में। इस मैच में भी सेम पैटर्न देखने को मिला है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि इस आईपीएल में, इस साल के आईपीएल में जितने भी मैच हो रहे हैं सारे मैच प्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, क्योंकि टॉस के साथ साथ जैसे ही टीमें टॉस जीती हैं फील्डिंग करने का फैसला करती हैं और फैसला करने के बाद चेस करते हुए सारे मैच जीत रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच जितने भी मैच हो रहे हैं सारे ही पिछले कुछ समय से होने वाले सारे ही मैच वन साइडेड होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 मैचों में दिल्ली ने 4 मैच जीते हैं लखनऊ के खिलाफ। तो ऐसे में लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो राइवलरी है वो बिल्कुल वन साइडेड राइवलरी नज़र आती जा रही है, क्योंकि लखनऊ की टीम वैसे तो बहुत अच्छी है, बॉलिंग अटैक अच्छा है, लेकिन कुछ गलतियां की हैं जिस वजह से इस मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेटों से हराकर इस सीज़न की अपनी पहली जीत दर्ज की है और इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरा स्थान पक्का कर लिया है। और दोस्तों, पहली पारी की बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। सरप्राइजिंग की तरह काम होता है, क्योंकि लखनऊ की टीम में पिछले सीजन में एडन मार्करम और मिचेल मार्श ही हमें ओपनिंग के तौर पर दिखाई देते थे, लेकिन इस बार पहले ही मैच में मिचेल मार्श के साथ ऋषभ पंत आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और कि पिछले सीजन जो ऋषभ पंत ने सेंचुरी भी लगाई थी आरसीबी के सामने, उसमें भी वो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेले थे। और अगर आप लोग काफ़ी टाइम से ऋषभ पंत को फॉलो करते हैं या क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो ऋषभ पंत अपने अंडर 19 डेज में भी ओपनिंग करते नजर आए थे। तो ऐसे में वो फिर से टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करने के बारे में कंसीडर किए जा सकते हैं और उनका भी यही सोचना है कि शायद टॉप ऑफ ऑर्डर में वो बैटिंग ज़्यादा अच्छी कर पाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें टॉप ऑफ द ऑर्डर में बैटिंग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यूज टू हो गए हैं पिछले कई सीजन्स के साथ नीचे बल्लेबाजी करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज के समय में कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो, विकेट कीपर बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, स्पिनर हो, कोई भी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपनी स्किल के साथ साथ ये भी कंसीडर करे कि टीम इंडिया में उसको खेलने के लिए कौन सी जगह पर बेटर रहेगा। क्योंकि टीम इंडिया में जिस पोजीशन के लिए अगर जगह खाली होती नज़र आ रही है, प्लेयर को प्रिपेयर रहना चाहिए उसी पोजीशन पर खेलने के लिए। अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें तो इंडियन टीम के लिए ओपनिंग स्लॉट तो लगभग फिक्स ही नज़र आते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में टॉप 3 जो रहेंगे वो अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और संजू सैमसन रहने वाले हैं। ऐसे में ऋषभ पंत टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आते हैं, एक टॉप ऑफ द ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन, संजू सैमसन पहले से ही अपनी जगह फिक्स करके बैठे हुए हैं, तो ऐसे में ऋषभ पंत को टीम में वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे तो हो सकता है कि उनके वहाँ पर चांस बने, क्योंकि अभी भी सेकंड विकेट कीपर के रूप में जितेश शर्मा खेल रहे हैं टीम इंडिया के साथ। और ऐसे में ऋषभ पंत और जितेश शर्मा के बीच थोड़ा सा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है, वहाँ पर ऋषभ पंत कंसीडर किए जा सकते हैं। हालांकि ऋषभ पंत से भी ये पूछा गया कि वो ओपनिंग पर क्यों आए और ऐसा क्या फैसला रहा, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि ऋषभ पंत की ओपनिंग बैटिंग करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रखना चाहते थे, क्योंकि सामने की टीम यानी कि दिल्ली कैपिटल में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और जो अक्षर पटेल के रूप में बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं पावर प्ले के अंदर। ऐसे में ऋषभ पंत का ओपनिंग आना बताता है कि वो नेगोशिएट करना चाहते थे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सामने पहले ही ओवर में बहुत ही अच्छा ऑन ड्राइव मारते हैं और ये अच्छा कनेक्ट भी होता है। ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत थोड़ा सा अच्छे टच में दिख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने पिछले आईपीएल सीजन को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो जाते हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। मार्स एक शॉट खेलते हैं मुकेश कुमार की गेंद पर और मुकेश कुमार का हाथ लग जाता है और वो बॉल सीधा नॉन स्ट्राइकिंग स्टंप्स पर लगती है और ऋषभ पंत वापस क्रीज पर रिटर्न नहीं हो पाते हैं। ऐसे में वो रन आउट होकर वापस पेविलियन की तरफ चल पड़ते हैं। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था और ऋषभ पंत से पूछा भी गया कि आप इसके बारे में क्या ताल्लुकात रखते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे इसको
निगोशिएट करते हैं या कैसे हैंडल करते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं। तो ऋषभ पंत ने सिंपल सा जवाब दिया और वो जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि अगर आप इस तरह से कभी आउट होते हैं या इस तरह से अनफॉर्चुनेट होता है तो सबसे अच्छा तरीका है इसे ओवरकम करने का, निगोशिएट करने का, कि आप इसको इग्नोर करो। और ये अच्छा भी है क्योंकि प्लेयर की मैच्योरिटी दिखाती है कि आप आगे आगे की तरफ सोच रखते हैं। लुकिंग जैसे ही ऋषभ पंत का विकेट जाता है, साथ में फिर कोई पार्टनरशिप बन ही नहीं पाती है। जो भी बैट्समैन आते हैं जल्दी जल्दी आउट होते चले जाते हैं। उनके आउट होने के बाद में फिर एडन मार्करम बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। वो कुछ अच्छे शॉट भी लगाते हैं, बैकफुट पंच मुकेश कुमार की गेंद पर अच्छा लगाते हैं, लेकिन अक्षर पटेल की बॉल पर वो कट करने के चक्कर में, वो थोड़ा सा आम बॉल थी अक्षर पटेल की, जो टर्न नहीं हुई और सीधा विकेटों पर आकर लग गई और एडन मार्करम का विकेट वहाँ पर चला जाता है। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं आयुष बदूनी, और बदूनी भी नहीं टिक पाते हैं और वहाँ पर लखनऊ की टीम फंस जाती है। ऐसे में पावर प्ले के अंदर ही लखनऊ की टीम के 4 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और सिर्फ 48 रन बनते हैं। ऐसे में लखनऊ की टीम फंसी हुई थी और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अब यहाँ से लखनऊ सोचने लगती है कि वो 20 ओवर अपने पूरे कैसे खेलेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं शहबाज अहमद के रूप में, और शहबाज अहमद आकर थोड़ा सा इनिंग को संभालने की कोशिश करते हैं, बट वो भी नहीं टिक पाते हैं। ओवरऑल कहानी ये रहती है कि सिर्फ मिचेल मार्श ही एक तरफ से अपने छोर को संभाले रखते हैं और वो अच्छी बैटिंग भी करते हैं, अच्छे शॉट भी लगाते हैं, लेकिन कुलदीप यादव की एक गुगली पर लॉन्ग ऑफ में शॉट लगाने के चक्कर में, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करने के चक्कर में वो फंस जाते हैं और वो भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद लखनऊ की टीम की तरफ से और कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं होता है जो टीम को बिल्ड कर सके, टीम को संभाल सके। और बात ये रहती है कि पूरी की पूरी टीम बिना 20 ओवर खेले 8 बॉल रिमेनिंग होते हुए 141 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। डीसी के गेंदबाजों ने जिस तरह से बॉलिंग की, खास करके मुकेश कुमार, हालांकि उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन पावर प्ले के अंदर 3 ओवर में जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, सिर्फ 17 रन दिए, बहुत ही काबिल तारीफ बॉलिंग थी। और यहीं से शायद प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ लखनऊ के बैट्समैन पर। बाद में सब लुंगी एनगिरी की जो स्लोअर बॉल है, स्लोअर बॉल बहुत ही इफेक्टिव बॉल रही है। पिछले 1-2 महीनों में वर्ल्ड कप में भी ये देखने को मिला था कि लुंगी एनगिरी जिस तरह से अपनी स्लोअर बॉल का यूज़ करते हैं, ऐसे में वो 3 विकेट लेकर, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट निकोलस पूरन का एक विकेट था, जिसमें वो निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। पूरन को पता भी नहीं चलता है कि किस तरह की बॉल है, हाथ से वो पढ़ ही नहीं पाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं स्लोअर बॉल के चक्कर में। 3 विकेट लुंगी एनगिरी के खाते में जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट 3 विकेट टी नटराजन की सबसे कमबैक स्टोरी ये है कि पिछले सीजन टी नटराजन को दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हुए एक भी विकेट नहीं मिला है। ऐसे में वो आते हैं और पहले ही मैच में 3 इंपॉर्टेंट विकेट लेकर अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं कि उनमें कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है। इसके साथ साथ कुलदीप यादव भी 2 विकेट चटकाते हैं और 2 इंपॉर्टेंट विकेट चटकाते हैं। बहुत ही अच्छा। ओवरऑल दिल्ली की बॉलिंग बहुत अच्छी रहती है। तो बात करते हैं रन चेज की, तो एक छोटा सा टोटल डिफेंड कर रही थी लखनऊ की टीम 141 रनों का, लेकिन जिस तरह से वो पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ केएल राहुल का वो ख़राब शॉट, पहली ही बॉल पर पॉइंट के ऊपर से वो शॉट मारना केएल राहुल को भारी पड़ता है और वो पहली ही बॉल पर अपना विकेट गंवा देते हैं और ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स बैकफुट पर आ जाती है। उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं नीतीश राणा और बैट पे बॉल नहीं आती है, 3-3 4-4 बॉल हैं, डॉट करते जाते हैं एक ओवर में। उसके बाद मोहसिन खान की वो लेफ्ट आर्म सीम अप बॉल जो बाउंस करती है, स्किड होकर बाउंस करती हुई नजर आती है और नीतीश राणा केवल और केवल बैट के फेस को दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उनके बैट का किनारा लेकर फर्स्ट स्लिप पर अब्दुल समद के हाथों में चली जाती है। हालांकि अब्दुल समद भी फंबल करते हैं, उसको एक बार फंबल करने के बाद दोबारा बॉल को पकड़ लेते हैं और इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स कि 2 विकेट भी पावर प्ले के अंदर जल्दी से जल्दी चले जाते हैं और दिल्ली कैपिटल फिर से थोड़ा सा बैकफुट में आ जाती है। पथुम निशंका जो कि केएल राहुल के साथ ओपनिंग करने के लिए आए थे, अपना डेब्यू कर रहे थे, वो एक छोर पर उनको स्ट्राइक ही नहीं मिल रही थी, वो दूसरे बैट्समैन को आउट होते हुए देख रहे थे, वो भी
प्रिंस यादव की बॉल पर मिडॉन के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश में उनका बैट का टॉप एज लगता है और ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और अपने बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल भी प्रिंस यादव की पहली ही गेंद पर एक फ्यूरियस बॉल पर तेजी के साथ अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह से दिल्ली पूरी तरह से फंस जाती है। इस रन चेज में पूरी तरह से पहली बार लखनऊ की टीम बहुत ही जोश और खरोश के साथ मैच में पकड़ बना चुकी होती है। ऐसे में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं समीर रिजवी, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग पर खड़े क्रिश्चियन स्टब्स के साथ मिलकर टीम को संभालने की कोशिश करते हैं। शुरू में वो डक करते हैं, पहली 10 बॉल पर वो अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। जिस तरह से मोहम्मद शमी और मोहसिन खान गेंदबाजी कर रहे थे, उस बॉलिंग करने के लिए आते हैं एनरिक नॉर्किया, जो कि साउथ अफ्रीका के सबसे तेज गेंदबाज माने जाते हैं। समीर रिजवी को एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डालते हैं और समीर रिजवी उस बॉल पर कट कम स्कूप की तरह शॉट लगाते हैं, जो कि बैकफुट में जाकर लैप शॉट की तरह होता है। जिस तरह से हार्दिक पांड्या शॉट खेलते हैं, अपर कट की तरह भी इसको बोल सकते हैं। जिस तरह से वो शॉट खेलते हैं और गेंद फाइन लेग पर चली जाती है 6 रन के लिए, उस छक्के के साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है समीर रिजवी का और धीरे धीरे पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक छोर से समीर रिजवी गेंद को संभाल के खेलते जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन स्टब्स केवल और केवल स्ट्राइक रोटेशन पर फोकस करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करते जाते हैं, क्योंकि उनको पता था जो उनका रोल है। दिल्ली के कोच हेमंग बदानी जिस तरह से समीर रिजवी से बात करते हैं, उन्हें पता होता है कि समीर रिजवी के पास कितना पोटेंशियल है और वो क्रिश्चियन स्टब्स के साथ कोई बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि स्टब्स इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है इस तरह के मैचों को बाहर निकालने के लिए। इसलिए हेमंग बदानी जी सिर्फ और सिर्फ समीर रिजवी से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आगे की पार्टनरशिप को किस तरह से चलाना है। और जो उनके कोच ने बताया, जो उनकी टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, जो प्लान किया, उसी पर अमल करते हुए उसी प्लान पर टिके रहते हैं दोनों ही बैट्समैन। और उसके बाद से 26 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद से पूरे मैच को फिनिश कर देते हैं। 100 रन की पार्टनरशिप लगा देते हैं दोनों ही बल्लेबाज और मैच को ख़त्म कर देते हैं। क्या बैटिंग की है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। जिस तरह से उनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, जो कि पिछले साल भी ऐसे हो रहा था, ये पैटर्न भी सेम उन्हीं के साथ है। दिल्ली कैपिटल के साथ ये परेशानी है, पिछले साल भी यही रही थी, इस साल भी। हालांकि अभी ये पहला मैच है, ज़्यादा जज करना दिल्ली कैपिटल्स को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उनका स्क्वाड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बैकअप में उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। और समीर रिजवी को इम्पैक्ट सब के रूप में लाना, ये दिल्ली कैपिटल का एक मास्टर स्ट्रोक था। हालांकि दिल्ली ने डिसाइड किया था कि रन चेस के टाइम पे अगर टॉप ऑर्डर अच्छी बैटिंग करता है, उसके बाद अगर किसी को इम्पैक्ट करेंगे तो वो आशुतोष शर्मा ही होते, क्योंकि पिछले साल आशुतोष शर्मा ने बहुत अच्छी फिनिशिंग पारियां खेली हैं। लेकिन टॉप ऑर्डर कोलैप्स होने के बाद समीर रिजवी को इम्पैक्ट करना बहुत अच्छा डिसीजन था दिल्ली मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स को अपने पहले मैच में लखनऊ के ही होम ग्राउंड में 6 विकेटों से हरा दिया है और पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर काबिज हो गए हैं। आज के लिए, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।